महादेव, ये परिवार के लोग हैं मेरे। हमारा अब देखिए, मैं इनके बीच में रहता हूँ, कितना प्यार हो, हम सब प्यार, हम राजनीति मतलब हम अन्याय के विरोधी हैं। मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। अल्लाह मेरे कुरान, मेरे नबी, मेरे पैगंबर, मेरे और मेरी जिज्ञासा मैं उसे कितना सुनूं और सीखूं। देश के किसी भी राज्य में किसी भी नौजवान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इरफान साहब, ऐसा लगता है कि ना आपने कुछ चीज़ें रट ली हैं, कुछ चीज़ें हिफ्स कर ली हैं, उन्हीं को आप बोलते रहते हैं, उसका प्रैक्टिकल तो कुछ आपका दिखता नहीं है। आप मुझसे जो भी सवाल कीजिए मैं उसी पे बात करूंगा। रटने रटाने वाली अगर आपको बात लगती है तो आप जो सा सवाल कीजिए मैं उसी पे बात करूंगा। पूरा दिन 8 घंटे बात कीजिए, 4 घंटे बात कीजिए। लोकतंत्र में आज सहमति और आवाजों का उठते रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। कहते हैं ना, गरीबों पे बात करेंगे तो आप रटी रटाई करेंगे, आप गरीबों पे बात करेंगे तो आप एजेंडाधारी है, आप गरीबों पे बात करेंगे तो आप बुरे हैं। ये कैसी सोच बन गई। सामाजिक स्तर पे सुधार तभी होगा जब आर्थिक रूप से बंदा सक्षम होगा। जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने जय श्री कृष्ण ये कहा, फिर नमस्ते और फिर जय जोहार कहा, तो इसके पीछे का क्या मतलब है कि ऐसे ही आप सबसे संबोधित करते हैं? क्या ये फिर कैमरे से अट्रैक्शन और उसके लिए? नहीं है, आपको लगता होगा जी, या किसी को लगता होगा। हाँ। क्षमा चाहूंगा, मैं भारत में जन्मा हूँ। बिल्कुल। भारत में अलग अलग पूजा पद्धति और नेम धर्म मान्यता वाले लोग हैं, तो बतौर इंसान मेरी ये जिम्मेदारी है कि जब मैं उनसे संपर्क करूँ, उनके सामने खड़ा हूँ, तो मैं उनकी मान्यताओं को, उनकी पूजा पद्धति को, उनके देवी देवताओं को अपनी तरफ से जितना सम्मान दे सकूँ देने की कोशिश करता हूँ। संविधान की बात तो सब करते हैं, पर अमल कोई भी पार्टी नहीं करती, कोई सी भी पार्टी नहीं। सब तो क्या करें, हम बोलना बंद कर दें? अगर चीज़ें बिगड़ेंगी तो उसे बेहतर करने की बात कही जाएगी। बिल्कुल। हमेशा ये देश की एक बड़ी आबादी माइनॉरिटी कहलाती है, उसे भी 19 और 25 अपना अधिकार देता है, लेकिन उसका जिस तरह से सड़कों के साथ लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है, उसकी वर्शिप प्लेस पर तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि मैं ऐसा भारत चाहता हूँ, मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ शोषण ना हो, करप्शन ना हो, नशा ना हो, सांप्रदायिकता ना हो, हिंसात्मक सोच ना हो, हिंसात्मक विचार ना हो। तो यही इसीलिए है कि देश में कहीं भी किसी भी कोने में कोई व्यक्ति इसलिए ना मारा जाए कि उसकी कोई विशेष धार्मिक पहचान है। मैं राहुल गांधी से मिला या देश के किसी बड़े राजनेता से मिल रहा हूँ, तो मेरा कहने का सीधा साफ नजरिया है कि हम कितने दिन बाहर रहेंगे इसका तो हमें नहीं पता। ये तो सरकार तय करेगी कितने दिन हम बाहर रहेंगे, और कितने सालों की हमें जेल होगी तय सरकार करेगी। आजकल बात रखना तो ऐसा है कि पता नहीं कब जेल हो जाए। अब आप ये बातें कर रहे हैं, लोग कहेंगे कि आप भी राजनीतिज्ञ हो गए, कमेंट आएगा तुरंत। नहीं। जुल्म अपनी चरम सीमा पे होता है ना, तो सबसे पहला शिकार महिलाएं होती हैं। तो महिलाओं को सुरक्षित और संगठित और सम्मानजनक जीवन की सबसे बड़ी पहल करनी चाहिए। हमें देश के नौजवानों को कैसा लीडर चाहिए? हमारे देश के नौजवानों को ऐसा लीडर चाहिए जो ये ना कहे कि 2 करोड़ दूंगा, वो कहेगा कि मैं पूरी कोशिश है कि मैं आपको बेहतर जीवन दे सकूं। वो बातें कही जाएं जिसे दोहराया जाए, वो नहीं कि ये जुमला था। हम वो लोग हैं जो हर पल अपमान सहते हैं, हम धुतकार सहते हैं, गालियां सहते हैं, हर पल जलील होते हैं। आपके दफ्तरों में, सरकारी अस्पतालों में आपकी व्यवस्था हमें हर पल अपने जूते से रगड़ती है। हम वो लोग हैं कि हम पे क्या उंगली उठाते हैं? अपने महलों में बैठ के हमारी झोंपड़ी में उंगली उठाते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। पर आपका बर्फ का काम है, बर्फ तो एक वक्त के बाद पिघल जाती है, तो इरफान टिकेंगे कि इरफान भी बर्फ की तरह ही? इसीलिए मैं सड़क पे खड़ा हूँ और अपनी झोपड़ी में हूँ मैं, इसीलिए कि मैं कहीं बह ना जाऊँ इस बर्फ की तरह। काफिर हूँ, सरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोग इन गलियों से वाकिफ़ हो चुके होंगे, क्योंकि आजकल पिछले 15-20 दिन से ये गलियां, ये मकान बहुत वायरल हो रहा है, और वायरल होने के पीछे इरफान साहब है। लेकिन अभी एक चर्चा बहुत तेज़ हो गई है, क्योंकि झारखंड में आंदोलन हुआ, झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ, तो लोगों ने कहा कि इरफान तो कांग्रेसी हैं भाई, वहाँ पे सरकार नहीं है, इसलिए इरफान साहब वहाँ पर नहीं पहुँचे। तो आप लोगों ने कहा कि भाई इरफान साहब से बताओ कि वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे। तो देखिए, हमारे साथ इरफान साहब हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवालों का जवाब ईमानदारी से देंगे, क्योंकि ये संविधान को मानते हैं, और संविधान को मानने वाला, उसको जिम्मेदारी है उसकी कि वो ईमानदारी और सच्चाई का बयान करे। इरफान साहब, बहुत बहुत ये माइक लगा लीजिए प्लीज़, आप तो अब सब समझ गए होंगे आप। इरफान साहब, बड़ी चर्चा सी शुरू हो गई कि इरफान जो बीजेपी के जगहों पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, वहाँ पर तो आ जाते हैं, संविधान भी पढ़ के सुना देते हैं और शायरी भी सुना देते हैं, ये सुनाई देते हैं, और झारखंड के बच्चों को छोड़ दिया आपने। क्या सच्चाई है इसकी? तो मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपने मुझे अपना
कीमती समय दिया और अपने मंच पे जगह दी, और आपके तमाम दर्शकों को हृदय की गहराइयों से मेरा जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। आपने कहा मैं झारखंड क्यों नहीं गया, मैंने झारखंड जाने की कॉल भी दी थी, लेकिन मैं बहुत जहाँ से आता हूँ वो चीज़ें सीमित हैं, और वो 1500 किलोमीटर का सफ़र था और मेरे लिए नया था। फिर भी मैंने कहा मैं झारखंड आ रहा हूँ, और हर कैमरे पे, हर पत्रकार पे बार बार कह रहा हूँ कि झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जो धांधली हुई है, इसे धांधली ना समझिएगा। ये मतलब ये कहीं किसी भी राज्य में हो, ये ऐसा है जो देश को कल लीड करेंगे, जो जिनके कांधों पे देश आगे बढ़ेगा, उनके साथ छल कपट हो रहा है। इसे किसी भी स्तर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन 3 दौर की बातचीत हुई है, और फिर भी हम कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को आगे बढ़ाए, और हेमंत सरकार किसी तरह का अहंकार और घमंडी रवैया ना अपनाते हुए छात्रों की वाजिब मांगों को माने। और बात रही कांग्रेस की, तो देखिए इरफान एक इस देश की बड़ी मेहनत का समाधि से आता है, सभी के मंचों पे जाता है। कल मेरा आयशा के मंच पे भी जाना होगा, आयशा ने जो है अपना मंच सजाया है। तो हम किसी व्यक्ति और विशेष के नहीं, हमने पिछले 15 सालों के सफर में किसी राजनीतिक दल या पार्टी संगठन का दामन नहीं थामा। हम सड़कों पर रहे और संघर्ष किया। अगर मैं ये नहीं कह, मैं बार बार कहता हूँ कि झारखंड में मैं पंजाब में भी था, झारखंड में या कहीं भी। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन को खुला समर्थन दिया है। बेशक वो अलायंस में है, लेकिन और उनका डेलीगेशन, कांग्रेस का डेलीगेशन भी गया है। तो ये चीज़ें कांग्रेस कर रही है। अगर आप कह रहे हो कि भाजपा विरोधी, तो हम किसी पार्टी या पार्टी विरोधी नहीं है, या हम व्यक्ति विरोधी नहीं है। हम गलत नीतियों का विरोध करते हैं, अन्याय का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब अपने लबों को बड़े सलीके से खोलना है, जहाँ कोई ना बोले वहाँ बोलना है। यकीनन उड़ान देगा ये आसमां वाला, हमें तो सिर्फ परों को खोलना है। हम हर जगह अन्याय के खिलाफ हैं, हम हर जगह हिंसा के खिलाफ हैं, हम हर जगह हिंसात्मक सोच के खिलाफ हैं। वो झारखंड हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, असम हो, कश्मीर हो, कहीं भी देश का किसी भी कोना, कोई गली, कोई चौराहा, कोई मोहल्ला, कोई पोश एरिया, हम हक की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहेंगे। बिल्कुल आप सही है, हक की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहेंगे। लेकिन सवाल तो उठते हैं कि कल झारखंड में लाठीचार्ज हुआ, सब जगह हुआ, दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ उसका इतना सारा बयान किया गया, क्या लाठियां और खून बदल जाते हैं राज्यों के हिसाब से? आपने बिल्कुल ठाका। हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार का रवैया अहंकारी नहीं होना चाहिए। सरकार ने 3 दौर की बात करी, चौथी दौर की बात करें, वाजिब मांगे माने छात्रों की। लाठी किसी भी मसले का समाधान नहीं है, डायलॉग ही समाधान है। आप लाठी क्यों चला रहे हैं? आप वो आंदोलन एक आंदोलन नहीं, वो जन आंदोलन बन गया है। पूरे देश से लोग देखिए, और इसमें एक बात ये भी है, इसमें दिल्ली के आंदोलन में CGP और आयशा के छात्रों के जो नौजवानों के छात्रों के आंदोलन में सबने समर्थन किया, विपक्ष ने, और कांग्रेस अभी भी समर्थन कर रही है। लेकिन भाजपा को भी पूरी ईमानदारी से है, देश के हर राज्य में, ये नहीं कि झारखंड में हेमंत की सरकार है तो हम विरोध करेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि अपनी असहमति हर जगह रखिए। कांग्रेस अलायंस में थी, कांग्रेस ने कहा छात्रों के साथ गलत हो रहा है, हम न्याय चाहते, कहा नहीं कहा? आप पहले बताइए। तो भाजपा कह रही, भाजपा के नेता वो कह रहे हैं हंगर स्ट्राइक में खुला समर्थन है, आप कह रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, हम सबका खुला समर्थन है। लेकिन आप अपने राज्य में भी ये करेंगे? तो आपका भाजपा से विरोध नीतियों से है कि उसकी विचारधारा से? हमारा विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी सरकार से नहीं है, अन्याय से है, सांप्रदायिकता से है, हिंसात्मक सोच से है, हिंसात्मक शब्दों से है। यूनिटी और इक्वालिटी की बात करने वाली चीज़ को हम समर्थन देते हैं, भाईचारे को, साफ सुथरा नज़रिए को हम समर्थन देते हैं। हम कहते हैं कि हम जिस भारत से आते हैं, बार बार दोहराते हैं, हम जिस भारत से आते हैं वो भारत राष्ट्र निर्माण करता है, वो सड़कें बनाता है, वो बिल्डिंगें बनाता है, वो आपके पार्टी दफ्तर बनाता है, वो सब चीज़ बनाता है। उसके बिना कुछ भी नहीं है। उसकी सुनी नहीं जाती, उस पर बात नहीं की जाती, उसे देखा नहीं जाता। उसके बेहतर जीवन पे क्या कर रहे हैं आप? देश की अमीरी में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसको बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उसे इंसान की गरिमा मिलनी चाहिए, उसे व्यक्ति की गरिमा मिलनी चाहिए। उम्मीद और सपने किसी के नहीं मरने चाहिए। हम बराबरी का भारत चाहते हैं, समानता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में ये जो खुदकुशी के आंकड़ों में 31% श्रमिक हैं, इसमें सुधार किया जाए। हम चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है। हम इस देश के, हम का अर्थ है कि इस देश की जनता सदा ही, हम राहुल गांधी यहाँ बैठे थे, मैंने उनसे कहा था कि सर अगर आपने हमसे वादा खिलाफी करी तो आज सहमति हमारी भी आपके खिलाफ सड़कों पे होगी।
हम आपको ऐसे कैसे लगता है कि हम कांग्रेस के हैं? मतलब कांग्रेस नहीं, जनता। आप मुझे कहाँ मिले किसी तरह की सेलिब्रिटी, किसी तरह का झंडा, किसी तरह का प्रोपेगेंडा, ऐसा कुछ? मैं अपने लोगों में कल भी अपने मुद्दों के साथ था, अपने संघर्षों के साथ था। आप जानते हैं कि मैं जहाँ से आता हूँ यहाँ 28 के 28 राज्यों के लोग रहते हैं, अलग अलग खान पीन, बोल चाल, संस्कृति, पहनावा सब। यहाँ अनेकता में भी एकता है, यहाँ भारत है, उस भारत की मैं बात करता हूँ। पर ये बातें आप राहुल गांधी से मिलने के बाद करने लगे कि ये आपके अंदर की बातें और यही आपने पढ़ा? मैं पिछले 15 सालों से ये बातें करता हूँ। लेकिन चर्चा तो अब राहुल से मिलने के बाद की हो रही है। ऐसा हुआ कि मुझे मंच मिले तो मैंने फिर मंच पे बार बार कहते हैं कि वक्त का, देखिए वक्त की कोख में क्या पड़ रहा है ये वक्त बताएगा। मैं पिछले 15 सालों से संघर्ष में था और हमेशा अपनी बातों को रखता था, बातों का असर भी दूर तक जाता था, लेकिन सत्ता के सिंहासन या विपक्ष की कुर्सी तक नहीं जाता था। अब जैसे गया तो सब लोग आए, तो फिर मेरी प्राथमिकता बढ़ गई कि देश की बड़ी आबादी, मेहनत कश आबादी, नौजवानों की पीड़ा को दुनिया के सामने रखा जाए। समझ आइए, थोड़ा सा बात टेलते बात करते हैं। तो देखिए बात कंटिन्यू करेंगे। ये इरफान साहब है, यहाँ पे रहते हैं। अब सब लोग इनको जान गए हैं, हमसे ज़्यादा ही आप इनसे परिचित होंगे। तो अब चर्चा चल रही थी क्योंकि हम लोग छात्रों की गूंज में गए थे वहाँ पे प्रयागराज, तो वहाँ पर भी आप नहीं दिखे, और फिर झारखंड में इतना सब कुछ हुआ, वहाँ पे नहीं दिखे। तो हमारे जो दर्शकों हैं उनकी मेल आने लगी कि भाई ये इरफान साहब तो ये सब दिल्ली के प्रोटेस्टों में तो बराबर दिखे हैं, एनसीआरसी शाहीन बाग में भी नज़र आए, उसमें भी नज़र आए। क्या मैं देखिए, मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को वहाँ 1300-1400 किलोमीटर का सफ़र था, और मेरी कुछ, मैं बड़ी सीमित दुनिया से आता हूँ। मेरे पास अपने ऐसे कोई संसाधन नहीं कि मैंने सीधे टिकट कराए और फ्लाइट पकड़ी सीधे झारखंड, समझ रहे हैं। तो चीज़ें ऐसी रहीं कि मेरी व्यवस्था नहीं हो पाई, और फिर भी मैं जहाँ मैं नवभारत टाइम्स के पास गया था, मैं जिन पत्रकारों से भी बात मिला, और मैंने बार बार कहा कि देश के किसी भी राज्य में किसी भी नौजवान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए सरकारें तो, जो सरकारों की एक जिम्मेदारी है कि पारदर्शिता बनाए रखें, किसी के साथ भी किसी भी तरीके का छल कपट और बेईमानी ना हो, हैं। लेकिन उन सड़ी हुई मानसिकता के लोगों को भी सोचना चाहिए, जिनके पास पैसा है, काबिलियत नहीं है, 1,50,000 रुपये देके इस देश की मेहनत कश और मिडिल क्लास या आम जनमानस से आने वाले उस परिवार के बच्चे का हक मारने पे तुले पड़े हैं। उन लोगों की भी जितनी खुली निंदा की जाए, वक्त आ गया कि उनकी भी निंदा की जाए खुलकर। बिल्कुल, मतलब कि पर इरफान साहब ऐसा लगता है कि ना आपने कुछ चीज़ें रट ली हैं, कुछ चीज़ें हिफ्स कर ली हैं, उन्हीं को आप बोलते रहते हैं, उसका प्रैक्टिकल तो कुछ आपका दिखता नहीं है। मतलब कि ये सब चीज़ें बोलकर, ये सब चीज़ें याद करके क्या बदलाव आएगा? इतनी मजबूत सरकार है, उसने जब चाहा। आप मुझसे जो भी सवाल कीजिए मैं उसी पे बात करूंगा। रटने लटाने वाली अगर आपको बात लगती है तो आप जो सा सवाल कीजिए मैं उसी पे बात करूंगा। बिल्कुल, पूरा दिन 8 घंटे बात कीजिए, 4 घंटे बात कीजिए। ठीक है, मतलब कि ये नेता स्क्रिप्ट पढ़ के बोलते हैं और मैं रट के बोलता हूँ, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, यही चीज़, यही कहना है कि प्रधानमंत्री स्क्रिप्ट पढ़ लें और मैं बिना। तो बदलाव क्या आएगा फिर? क्यों नहीं आएगा? देखिए आवाज़, लोकतंत्र में आज सहमति और आवाज़ों का उठते रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, हम जहाँ से आते हैं, बुरी है बुरी है आग, पेट की आग, बुरी है पेट की आग, बुरे हैं ये दिल के दाग, ना दबेंगे बनेंगे इनकलाब एक दिन। तो देखिए हम कोई रटी रटाई बातें नहीं करते। आप 8 घंटे 10 घंटे हमसे बात कर लीजिए। आप मुझसे ये पूछिए कि इरफान 12-13 दिनों के अंदर ये जो आप इतने स्तर पर बड़े वायरल हो गए, बड़े बड़े राजनेताओं से मिल रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या बदला? तो मेरे जीवन में ये बदला कि मैं आपसे बेफिक्र अपनी कॉलोनी में सड़कों पे आम तरीके से बात कर रहा हूँ। ना मेरे अंदर वो चीज़ें आप देख रहे हैं, मैं कल भी ज़मीन पे था, आज भी ज़मीन पे हूँ। ना मैंने कल किसी से किसी तरह का लोभ और लालच मेरे जीवन में था, ना मैं आज किसी तरह का लोभ और लालच अपने जीवन में रखता हूँ। हाँ, मुझ पे आपको फिर भी ऐसा लगता है कि यार इरफान, तो बोलना, अपनी आवाज़ उठाना, अपनी असहमति रखना कोई गुनाह और अपराध तो है नहीं। तो मतलब कि ये आपको कैसे लगा कि जो एक निचला तबका है, जो एक स्ट्रगल करता है, जो एक गरीब करता है, उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि हमारी मौजूदा सरकार है, वो कहती है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास उस तक पहुँचे जो आखिरी श्रेणी में है। और फिर जब युवाओं का भी हुआ तो उन्होंने रील बनाकर उनसे कहा कि भाई हम साथ हैं। तो ये कैसे एहसास हुआ, इसको समझा पाएंगे आप? देखिए मैं जहाँ रहता हूँ, मैंने बार बार कहा है, मैं जहाँ रहता हूँ 28 के 28 राज्यों के लोग रहते हैं, और मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे
बेबसी है, निराशा है, खुदकुशी है और कई परिवार अनाथ होते बच्चे मैं आपको दिखा सकता हूँ। 8,000 में काम करती वो महिलाएं दिखा सकता हूँ, 14-15 हज़ार में काम करते हुए नौजवान दिखा सकता हूँ। तो आपकी बनाई व्यवस्था में तो सब कुछ हरा हरा है। पर कैपिटल इनकम 2,40,000 है सालाना, पर व्यक्ति महीना 20,000 निकलता है। तो क्या जीवन की ये सच्चाई है? तो आप ही बता दीजिए। 345 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में जब 144 करोड़ लोगों की को इंक्लूड करते हैं, उसमें उनमें जोड़ तो उनमें बांटते हैं उस रुपए को, 345 लाख करोड़ रुपए को, तो 2,40,000 आपकी निकल रही है पर कैपिटल इनकम। क्या ये सच्चाई है? तो जब ये सच्चाई ज़मीन पे नहीं दिखती तो हम जैसे लोग कहते हैं आदम गोंडवी की वो लाइन कि तुम्हारी फाइलों में हमारे गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। आप कई आंदोलन, कई प्रोटेस्टों में गए हैं, आपको शाहीन बाग में भी देखा है किसानों। तो जब आप सीजेपी में गए तो आपको वहाँ पे कुछ अलग सा महसूस हुआ? ये मैंने बार बार सबको बता दिया है, हाँ। बार बार बता दिया है और बार बार बताने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये एक ही बात रटी रटाई। जब सवाल आपके वो होंगे तो मेरी बातें भी वही होंगी। तो फिर भी आपको क्या लगा था कि इस्तीफा हो जाएगा? देखिए हम तो सरकार के पैटर्न को जानते हैं, बराबरी सरकार क्योंकि के सब यही पैटर्न। कहते हैं कि मजबूत सरकार में इस्तीफा नहीं होता। राजनाथ सिंह जी का बयान है, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में इस्तीफे भी होते हैं और जिम्मेदारियां भी तय होती हैं और जिम्मेदारियों से और सवालों से कोई भाग नहीं सकता। अच्छा, उसमें भी कई लोग तत्व ऐसे दिखे कि उसको भी मुस्लिम और हिंदू मुसलमान आंदोलन को करार कर दिया गया। एक जुनेद साहब थे, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। तो ये सब चलता रहेगा देश में? लगा दिया? उन पे लगा दिया कि ये बिरयानी लाते हैं, उनको पकड़ा गया, एक बिरयानी खिला रहे, कहाँ से पैसा ला आपको रहे। करंट अपडेट नहीं पता? अच्छा बताइए फिर आप। छोड़िए, नहीं बताइए। नहीं आपकी जिम्मेदारी थी मुझसे नहीं। पूछने की, छोड़िए। देखिए ऐसा है कि अगर कोई गुनाह है हाँ। किसी भी स्तर पे या छोटा या बड़ा, अगर कोई गुनाह है तो उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर कोई कसूरवार है तो उसको सजा भी होनी चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई और भी हो। अच्छा, हाँ, तो मतलब कि अगर वो गलत हैं तो उनको सज़ा हो जिस तरह से देश का कानून है, और अगर सही हैं तो वो रुक जाए, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? हाँ। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, हाँ। मैं जहाँ से आता हूँ आपको ये कहते हैं ना, गरीबों पे बात करेंगे तो आप रटी रटाई करेंगे, आप गरीबों पे बात करेंगे तो आप एजेंडाधारी है, आप गरीबों पे बात करेंगे तो आप बुरे हैं। ये कैसी सोच बन गई है? बिल्कुल। अरे कितने सालों के बाद कोई मतलब एक श्रमिक देश के सामने, सरकार के समक्ष, दुनिया के सामने खड़ा हो गया, अपनी पीड़ा बता रहा है, तो वो जो है स्क्रिप्टर हो गया। मतलब कि ये गुस्सा आपको सवाल से है कि ये समाज से गुस्सा है? समाज से नहीं है, समाज से नहीं, सोच से। समझ रहे हैं? अगर हम कहते हैं कि इक्वालिटी कैसे आएगी, यूनिटी कैसे आएगी, समानता कैसे आएगी, जब वो बराबरी पाएगा जब ही तो आएगी। बिल्कुल। आर्थिक रूप सामाजिक स्तर पे सुधार तभी होगा जब आर्थिक रूप से बंदा सक्षम होगा, वरना ये उसके साथ बेईमानी होगी। इरफान साहब, एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे, शायद हमारे दर्शक भी समझना चाहें। जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने जय श्री कृष्ण ये कहा, फिर नमस्ते और फिर जय जोहार कहा, तो इसके पीछे का क्या मतलब है? कि ऐसे ही आप सबसे संबोधित करते हैं? क्या ये फिर कैमरे से अट्रैक्शन और उसके लिए? नहीं, आपको लगता होगा जी, या किसी को लगता होगा। हाँ। क्षमा चाहूँगा, मैं भारत में जन्मा हूँ। बिल्कुल। भारत में अलग अलग पूजा पद्धति और नेम धर्म मान्यता वाले लोग हैं, अलग अलग खान पीन, अलग अलग कल्चर संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। अनेकता में भी एकता के साथ रहते हैं और सदियों से रहते आए हैं। तो बतौर इंसान मेरी ये जिम्मेदारी है कि जब मैं उनसे संपर्क करूं, उनके सामने खड़ा हूं, तो मैं उनकी मान्यताओं को, उनकी पूजा पद्धति को, उनके देवी देवताओं को अपनी तरफ से जितना सम्मान दे सकूं देने की कोशिश करता हूं। और बतौर इंसान, एक इंसान की ये जिम्मेदारी है कि उस सामने वाले की आस्था का, उसकी मान्यताओं का सम्मान करें। समझ लीजिए, अगर इसमें भी किसी को कुछ नज़र आता है तो अब इससे ज़्यादा तो भगवान उसे सद्बुद्धि दे। हाँ इरफान साहब, आपने संविधान के बारे में आप इतना जानते, तो आपको ये एहसास होता है कि संविधान की बात तो सब करते हैं पर अमल कोई भी पार्टी नहीं करती, कोई सी भी पार्टी नहीं, सब तो क्या करें? हम बोलना बंद कर दें? बिल्कुल। तो क्या करें? बोलना बंद कर दें? बोलना तो आपका अधिकार है। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर चीज़ें बिगड़ेंगी तो उसे बेहतर करने की बात कही जाएगी हमेशा। और आप जहाँ खड़े हैं, मैं बार बार कहता हूँ, ये एक स्लम एरिया है, ये क्लस्टर जे क्लस्टर कॉलोनी है और ये देश के 28 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। अगर मैं कहता हूँ कि देश की बड़ी आबादी 8,000-9,000 रुपये में महिलाएं काम कर रही है, उनको आप बेहतर जीवन दीजिए, तो कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा पाप कर दिया, ये भी ना कहें क्या? पर इसमें एक ये भी है कि ये देश की एक बड़ी आबादी माइनॉरिटी कहलाती है, उसे भी 19 और 25 अपना अधिकार देता है, लेकिन उसका जिस तरह से सड़कों के साथ लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है, उसकी वर्शिप प्लेस पर तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम बार बार कहते हैं, जब मैं 4 चीज़ें कहता हूँ, मैं जब 4 चीज़ें कहता हूँ
कि मैं ऐसा भारत चाहता हूँ, मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ शोषण ना हो, करप्शन ना हो, नशा ना हो, सांप्रदायिकता ना हो, हिंसात्मक सोच ना हो, हिंसात्मक विचार ना हो। तो यही इसीलिए है कि देश में कहीं भी किसी भी कोने में कोई व्यक्ति इसलिए ना मारा जाए कि उसकी कोई विशेष धार्मिक पहचान है। हम देखिए, एक साफ सुथरे समाज में ये जरूरी है कि इंसान और इंसान से प्रेम करे, उनकी मान्यताओं को आदर और सम्मान दे, समझ रहे हैं। और ये अभी हम लोग अब वो बात करते हैं कि आप पिछले 15 दिन से एकदम वायरल से हो गए हैं। आपको ऐसा मेरे ज़मीन पे लग रहा है? ऐसा नहीं, बिल्कुल हमें नहीं एहसास ज़मीन हुआ। पे ऐसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी तो आप मेरी झोपड़ी में चलिए। नहीं आप चलिए, मेरी झोपड़ी में चलिए। तो इसके बाद केवल हम जैसे लोग ही आपके पास इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, या फिर जो लोग सच में कुछ असर डाल सकते हैं राहुल गांधी को छोड़कर, उनसे भी मुलाकात हो रही है और शायद एक कंस्ट्रक्टिव कुछ बात हो रही है? क्योंकि ये यूट्यूब ये सब तो बनते ही रहेंगे, लेकिन देश में परिवर्तन के लिए कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, उस पर कहीं पहल हो रही है? देखिए, बतौर जनता है हम एक जनता है, सदा ही विपक्ष में रहेंगे। हमने राहुल जी से भी यही कहा। मैं राहुल गांधी से मिला या देश के किसी बड़े राजनेता से मिल रहा हूँ, तो मेरा कहने का सीधा साफ नज़रिया है कि हम कितने दिन बाहर रहेंगे इसका तो हमें नहीं पता। ये तो सरकार तय करेगी कितने दिन हम बाहर रहेंगे, और कितने सालों की हमें जेल होगी, ये तय सरकार करेगी। ये तो देखो, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं। अगर आज के टाइम अगर हम अपनी बात रखें, आज के टाइम अगर हम अपनी बात रख रहे हैं, तो कोई कहे कि भैया आजकल बात रखना तो ऐसा है कि पता नहीं कब जेल हो जाए। राहुल जी के सामने एक छात्र खड़ा हुआ, उसने अपनी बात कही, कहा 2 दिन के बाद पता नहीं जेल हो जाए। नेहा का फोन आया मेरे पास, ठीक हो, पुलिस का तो ऐसा नहीं है। ऐसा नजरिया क्यों? एक साफ सुथरे लोकतंत्र में सबको अपनी आज समिति और बात रखने का दायरा मतलब उसको मिलना चाहिए, और यही एक लोकतंत्र की खूबी है। अब इसी बात को जो आप सवाल करेंगे, जब मैं उसी पे बात करूंगा, तो ये ऐसा नहीं कि रटाया। अरे भाई, जीवन के 35 साल की उम्र हो गई, 15 साल आंदोलनों में खपाया है। आप पूरे दिन मुझसे बात कीजिए, मैं पूरे दिन कैमरे पे आपसे बात करूंगा। इरफान साहब, अब बात चल रही तो एक और आंदोलन सीजेपी के बाद शुरू हो गया, जो आरक्षण हटाओ है, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? उसकी जानकारी है आपको कि उसमें बहुत ज़्यादा लोग बनते जा रहे हैं? देखिए, उनके अपने विचार है, उन्हें भी अपनी असहमति रखने का हक है। कोई समर्थन में, कोई विरोध में है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अलग अलग सोच और विचारों से आने के बाद भी हम अनेकता में भी एकता के साथ रहते हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आरक्षण हो या हट जाए? अब एक आपकी अपनी निजी राय भी तो होगी, किसको नहीं मानते? देखिए, इसमें नहीं, इसमें भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो क्रीमी लेयर को लेकर जो वो दिया है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं, ये चीज़ें सामान्य रूप से जैसी हैं वैसी रहेंगी। इरफान साहब, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो क्रीमी लेयर के ऊपर भारत सरकार का जो स्टेट आया है, जो उनकी जो बात आई है, उन्होंने साफ कर दिया। उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? तो जो असहमति रखते हैं वो सरकार से पूछें कि भाई मतलब अब आप ये बातें कर रहे हैं, लोग कहेंगे कि आप भी राजनीतिज्ञ हो गए, कमेंट आएगा तुरंत। नहीं, आप जो असहमति रख रहे हैं वो सरकार से पूछे कि भाई ये क्या मतलब है। तो देखिए, माता सावित्री बाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, माता फातिमा शेख हो, समझ रहे, और तमाम वो बुद्धिजीवी, वो समाज सुधारक, जिन्होंने समाज को उदारवादी सोच दी, समानता और इक्वालिटी की लड़ाई लड़ी, महिलाओं के अधिकारों के लिए। जब कहते हैं ना, जब जुल्म अपनी चरम सीमा पे होता है ना, तो सबसे पहला शिकार महिलाएं होती हैं। तो महिलाओं को सुरक्षित और संगठित और सम्मानजनक जीवन की सबसे बड़ी पहल करनी चाहिए। हमेशा महिलाओं को महिलाएं हमेशा उसकी जद में आती है, कहने का मतलब यह है। तो महिलाओं के लिए भी हमें हमेशा बोलना। और एक चीज़ और, आप इतना सब जानते हैं तो आप ये भी समझते होंगे, क्योंकि आजकल उस संगठन का हर जगह जिक्र हो रहा है। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, 1900 में महासंघ का भी हुआ है। मैं बल्कि बताया, अब मुझसे इस पे जितनी अब ये भी रटी हुई बात होगी, आधे घंटे बात कीजिए, इस पे 1 घंटे बात कीजिए। तो जो आप सवाल करेंगे मैं उस पर बात करूंगा ना। बिल्कुल। अब जो सवाल आप नहीं करेंगे, मतलब मुझसे वही पूछेंगे कहाँ पैदा हुए, कहाँ थे, क्या किया, तो उस पर तो बिल्कुल ना, वो सब तो सबको पता ही है, आप कहाँ पैदा हुए, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए, 1925 में राष्ट्रीय संघ सेवक RSS की स्थापना रखी डॉक्टर बलीराम हेडग्रोवर साहब ने। गलत तो नहीं कह रहा? RSS के पहले सर संचालक रहे डॉक्टर हेडग्रोवर, और 1925 में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। और पूरी दुनिया में पूरी दुनिया का जो कम्युनिज्म है, जो मार्क्सवाद है, उसमें भारत में वो अलग तरीके का, भारत में वो बेल्ट पे यानी वोटिंग पे यकीन रखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उनका ऐसा नज़रिया नहीं रहा। जो चाइना में रहा या सोवियत संघ में रहा या दुनिया के किसी और देश में जहाँ कम्युनिस्टों ने शासन किया है या कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने एक आम नागरिक को ये अधिकार नहीं दिया कि वो चुने इस व्यवस्था को। लेकिन भारत में उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। वो बात अलग है, उनका एक धड़ा
वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन वो क्यों ग्रो नहीं कर पाए, इसका आपका यही सवाल है। देखिए, हमारा संविधान सोशलिस्ट है, समाजवाद, और समाजवाद का सीधा सरल अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी के अवसर हर चीज़ में, धर्म की सोच और विचारों में। और मार्क्सवाद का अर्थ यह है कि उनका पहला विरोध पूंजीपति व्यवस्था से होता है। उन्हें लगता है कि एक राजा बनेगा तो 100 गुलाम बनेंगे, और उनको वो भी इस तरीके की ही बात करते हैं, अवसरों में समानता की बात करते हैं, और मजदूर वर्ग की मतलब आप अगर मार्क्सवाद की बात करेंगे तो वो हमेशा मजदूर वर्ग को ऊपर लाने की बात करते हैं, उनके जीवन को बेहतर, वो शोषण के खिलाफ है। लेकिन उनके साथ भी कई चीज़ें हैं, वो मतलब वो एक बारीक चीज़ है, मैं बात बताऊं तो वो सत्ता को उस नज़रिए से हासिल नहीं करना चाहते, और वो चीज़ भारत में वो चीज़ें है नहीं। फिर उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था पे यकीन किया, वो चुनाव में गए, लेकिन वो मजदूरों की बात करते हैं। लेकिन आपको पता है वह यहाँ हर कदम पे लोग आस्थावान हैं, ईश्वर और अपनी पूजा पद्धति पे यकीन करने वाले लोग हैं, और वो कामरेड हैं। उनके लिए ये चीज़ें दुविधा पैदा करती हैं। समझ आ रही है आपको? मुझे समझ आ रहे हैं, हाँ। आपके दर्शकों को भी समझ आनी चाहिए। उनके लिए ये चीज़ें दुविधा पैदा करती हैं। तो जब वो कुछ कहते हैं तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, सामाजिक दृष्टिकोण है और आर्थिक दृष्टिकोण है, लेकिन उसमें धार्मिक दृष्टिकोण की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और वो भारत में कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं। एक चीज़ आप बताइए, अब आजकल आप यूथ के, मैं गलत तो नहीं बता रहा? नहीं, आप सही बता रहे हैं। और ये तो आजकल तो जनता बड़ा जागरूक है। आप आजकल यूथ के आइकॉन है। अगर कोई यूथ, मैं कोई आइकॉन नहीं हूँ, पहले आप पता, मैं अभी भी आपके बीच में हूँ, अपने लोगों में हूँ और अपनी झोपड़ी में हूँ। मेरा कहने का आपकी बात लोग सुनते हैं, तभी लोग इतने व्यूज़ आ रहे, सब कुछ आ रहा है, तभी सारे सब पत्रकार भी आपके पास। एक बताइए, अगर कोई एक यूथ हो और वो अपने देश में चाहे कि कौन सी पार्टी, तो उसको बेसिक क्या चीज़ें देखनी चाहिए? देखिए, सबसे अगर कोई नौजवान है, मैं आपको माध्यम से एक नौजवानों से कहना चाहता हूँ, हम किसी से घृणा करेंगे या किसी से नफरत करेंगे तो जीवन की चीज़ें उलझेंगी, संभलेगी तो नहीं। बिल्कुल। उत्तेजना में और व्याकुलता में हमारी सरकार ना बड़ी उत्तेजित और व्याकुलता में रहती है। जैसे कि वो साइकिल में हम हवा भरने का पंप होता था, ऐसे सांप्रदायिकता की हवा भरी और सब उत्तेजित और व्याकुल हो गए। उत्तेजना में और व्याकुलता में दुनिया बदलने का सामर्थ्य होता तो मैं हर घड़ी, हर पल, दिन और रात और सुबह शाम अपने हिस्से की दुनिया बदल रहा होता। धैर्य, साफ सुथरा नज़रिया और एक संघर्ष जीवन को बदलता है। व्याकुलता और उत्तेजना में कुछ भी नहीं रखा। गलत तो नहीं कह रहा। हमें देश के नौजवानों को कैसा लीडर चाहिए? हमारे देश के नौजवानों को ऐसा लीडर चाहिए जो ये ना कहे कि 2 करोड़ दूंगा, वो कहेगा कि मैं पूरी कोशिश है कि मैं आपको बेहतर जीवन दे सकूं। फिर क्योंकि वो बातें कही जाएं जिसे दोहराया जाए, वो नहीं कि ये जुमला था। ऐसी बातें नहीं, कोई भी लीडर ऐसी बातें ना कहे कि ये जुमला था, वो बातें कहे जिसे दोहराया जा सकता है। समझ रहे? इस देश की 65% आबादी से भी ज़्यादा 35 साल के उम्र के लोग हैं। 65% सरकारी आंकड़े। आप उनके लिए आपके पास क्या विज़न है? वो 35% का जो 35 साल का जो 65% आबादी जो 35 साल की है, उसको बेहतर जीवन चाहिए या नहीं चाहिए? उसे उम्मीद और सपने चाहिए नहीं चाहिए? आपको पता है ये जो पढ़े लिखे बच्चे कॉल सेंटर की कुर्सियों पे बैठे हैं, इनको क्या मिल रहा है? मैं बार बार कहता हूँ कि भारत में, राहुल जी ने मुझसे कहा था कि मजदूरों के अधिकार होते हैं, गुलामों के नहीं। जब मैं ये बार बार कहता हूँ तो कह रहे हैं आप तो रट रहे हैं, तो आप सवाल किए जाए, मैं उस पर बात करूँगा। इरफान साहब, एक सवाल और, क्योंकि ये ज़रूर आपसे पहले भी पूछा गया होगा, मुझे नहीं पता, यही आपका वो है ना? हाँ, मेरा ये घर है और मैं यहीं पे अपने पापा के साथ सोता हूँ। राहुल जी वहाँ आए थे। अच्छा। और भाई और मम्मी और बहन वहाँ रहते हैं और मैं और पापा यहाँ रहते हैं। और मेरे पीछे आके सब जगह पूछ लीजिएगा मैं कहाँ रहता हूँ। और ये आपका, ये जो वायरल है ना, ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कहते हैं। मैंने एक चीज़ हमेशा याद रखी है। मैंने मुझसे, अरे हम वो लोग हैं जो हर पल अपमान सहते हैं, हम धुतकार सहते हैं, गालियाँ सहते हैं, हर पल जलील होते हैं। आपके दफ्तरों में, सरकारी अस्पतालों में आपकी व्यवस्था हमें हर पल अपने जूते से रगड़ती है। हम वो लोग हैं कि हम पे क्या उंगली उठाते हैं? अपने महलों में बैठ के हमारी झोंपड़ी में उंगली उठाते हैं। मेरी झोंपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप दिए दिवाली में जलाऊंगा, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे।
बहुत सही बात है। हम यहाँ में दो बस ये आखिरी से पहला ही सवाल है। नहीं करिए आप, आपको लग रहा है रट रहे तो पूरे दिन करिए। नहीं पूरे दिन करेंगे आपसे बात। सुनिए, तो आपका नाम इरफान है, आप एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, भले ही उसको मानते हो या ना मानते हो, पर आप करते हैं। लेकिन जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग नहीं आपको कैसे कहने में मानता नहीं मानता, वो आपका अपना निजी है ना। नहीं देखिए, अल्लाह मेरे, कुरान मेरे, नबी मेरे, पैगंबर मेरे, और मेरी जिज्ञासा मैं उसे कितना सुनूं और सीखूं, और अल्लाह और मेरे बीच में तीसरे बंदे का कौन। इस बात को साफ साफ कहा गया कि मैदान मैसर में जब हम तुझे उठाएंगे तो ना तेरे साथ माँ होंगे, ना बाप होंगे, ना भाई होगा, ना बहन होगा, ना कोई तेरा अजीज होगा। वहाँ तेरे अमाल होंगे, तो मैं अपने अमाल के साथ अपने रब की बारगाह में खड़ा होऊंगा। और मुझे यकीन है कि मेरे रब मुझसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो मुझे माफ़ कर देंगे। मैदान मैशर क़यामत के बाद जो सबको बुलाया जाएगा, जहाँ पर हिसाब होगा, उसका ये जिक्र कर रहे हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि मौजूदा जो हालात हैं और मौजूदा हालात में जो एक कम्युनिटी है वो मौजूदा सरकार के साथ नहीं खड़ी है, तो आपका भी अगर उस सरकार से विरोध है तो यही है कि आप एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, आप इस नज़रिए से मत देखिए। मुझे मालूम है कि पिछले कुछ सालों के अंदर 19,000 से ज़्यादा लोगों पे UAPA लग गया, बड़ी संख्या में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NS से लग गया, फिर भी हम बोल रहे हैं ये मुश्किल दौर है। लेकिन जब तक, अगर हमारी सरकार 400 सीट की बात कर रहे थे, अगर 800 सीट भी जीत लेना तो काम उसे ना संविधान के दायरे में रह के करना पड़ेगा। तो जब तक संविधान है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो जब तक तो हम अपना विरोध करेंगे। और बात रही जेलों की और परेशानियों की, तो उसका तो सामना फेस करेंगे। यही आपका है मंगल बर्फ डिपो। मेरे पापा को ना मंगल बस्ती वाले कहते हैं, ऊपर सफ़ी अहमद नाम है। हाँ। लेकिन मंगल से सब जानते हैं मेरे पापा को। पर आपका बर्फ़ का काम है, बर्फ़ तो एक वक्त के बाद पिघल जाती है, तो इरफान टिकेंगे कि इरफान भी बर्फ़ की तरह ही? इसीलिए मैं सड़क पे खड़ा हूँ और अपनी झोपड़ी में हूँ मैं, इसीलिए कि मैं कहीं बह ना जाऊँ इस बर्फ़ की तरह। और मुझसे एक व्यक्ति कहने लगे कि अवध ओझा जी का एक बड़ा मशहूर कथन है कि भोकाल सियासत में होना चाहिए। तो हम सियासत नहीं कर रहे भाई, हम अपने लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। भोकाल नहीं चाहिए। ये गमछा, ये भारत की, ग्रामीण भारत की पहचान है जो मेरे कंधे पे है, और ये वो भारत है जिसमें बड़ी आबादी जिद्दोजहद करती है, संघर्ष करती है, और छोटे सपनों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करती है। और वो सब चाहते हैं मेरे बच्चे पढ़ें, बेहतर करें। तो अब तो आप डिजिटल मीडिया पे भी आ गए, तो उसको कुछ बढ़ाने का आपका इरादा है? हाँ, उसमें अभी टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए ऐसा है, हम बार बार कहेंगे कि किसी की उम्मीद नहीं माननी चाहिए। अगर बच्चे पढ़ें, अगर बच्चे ने 25 साल लगाए हैं, 24 साल लगाए, 27 साल लगाए हैं, और वो किसी फैक्ट्री या कारखाने में मजदूरी कर रहा है, समझ लीजिए वो रेडी ही लगा रहा है, तो फिर क्या जीवन है उसका? बिल्कुल यार उसका क्या जीवन है? उसके सपने और उम्मीद कैसे मार सकते हैं? उसे अपॉर्चुनिटी हम देंगे क्या? मोदी जी कहते हैं कि सवाल करते हो तो सुझाव भी दो, समाधान भी दो। सवाल है तो समाधान भी दो। सवाल है तो, हमारे सवाल तो आप ले नहीं रहे, समाधान ले लेंगे। हमारे सवाल तो ले नहीं रहे, सवाल देते के साथ कहते ये दहशतगर्द। फिर मैं पूछूंगा हमारे का मतलब? हमारे का मतलब ही देश की बड़ी आबादी। क्योंकि ये सब बड़ा क्लियर है, क्योंकि हर चीज़ नाम से लोग संबोधित करते हैं और हमारे से कुछ और जोड़ देते हैं। समझ लीजिए जो बात हो रही है यहाँ पे देश की बात हो रही है, जो बात हो रही है यहाँ पे देश के नागरिक की बात हो रही है। इरफान साहब, बस चलते चलते आपने हमें बहुत पक दिया। हमारे ऑडियंस से जो लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि आपसे बात करें और आप झारखंड क्यों नहीं आए, वहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी, तो उनको मैंने बार बार कहा कि मैंने झारखंड पे, आपके मंच पे भी और हर मंच पे कहता हूँ कि झारखंड में जो झारखंड लोक सेवा आयोग के पेपर लीकेज हुए हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जो पेपर लीक हुए हैं, उसकी हम 1000 बार निंदा करते हैं और न्याय चाहते हैं। और इस देश का हर जिंदा दिल आदमी, मेहनत कश आदमी, मिडिल क्लास या देश का प्रत्येक नागरिक जो अपनी जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं देश और परिवार और समाज को रखता है, वो चाहता है कि देश के हर राज्य में किसी भी नौजवान या श्रमिक या मजदूर, किसान या किसी भी स्तर का किसी के साथ भी अन्याय ना हो, शोषण ना हो, सबको बराबरी और समानता, बराबरी के अवसर मिले। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, लड़ेगा भारत तो जीतेगा भारत। इसके पटल पे ऐसा भारत होगा। ये वही नौजवान है जो ये वही नौजवान है। बेशक आपके विचार नहीं मिलते, देखो हम ये भी कहते हैं कि आपके विचार नहीं मिलते। ये आयसा, SFI या AISF के वो छात्र भी इस देश के नौजवान हैं और इस देश की प्रगति में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं, और कल इन्हीं के कांधों पे, इस देश के नौजवानों के कांधों पे देश होगा। तो इनसे किसी तरह कहते हैं यार, पता है सियासत्ता की भी एक अपनी हनक होती है। ये कुर्सी से नीचे तो लोगों के पैर पकड़ते हैं, कुर्सी पे बैठते ही खुदा बन जाते हैं। बिल्कुल।
इरफान साहब, बस हम लोग आए तो बहुत दूर है जहाँ पर आप रहते हैं, लेकिन आपको हर आंदोलन में देखा, वहाँ पे गए, बोला नहीं तो पर सुना आपने सबको। तो ये क्या ताकत थी, क्या चिंगारी थी जो आपको यहाँ से आराम से बैठे रहते? क्यों उन आंदोलन, उन प्रोटेस्टों में जाते थे? एक बात कहना चाहता हूं, भाई एक बात तो सुन ले। पता क्या है, जी। हम ना पिछले 15 सालों से हम पिछले 15 सालों से आंदोलन में जा रहे हैं। मैं क्यों जा रहा है इसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बार बार कहा, आपने कहा ये जो सवाल था कि इरफान ने करोड़ों रुपए के चंदे को इनकार किया। ये मीडिया से जुड़े हुए लोग हो, जानते हो, तो उस करोड़ों रुपए से मैं अपने जीवन को ऐशो आराम में ले जाता, लेकिन मैंने उस पैसे को ठुकराया इसलिए क्योंकि मैं इस देश की बड़ी आबादी को पीड़ा को समझता हूँ और मैं उन्हीं के बीच में रहूँगा और उन्हीं के मुद्दे को उठाऊँगा। मेरे पास ऑप्शन था ना सर, नहीं था, तो मैं इसीलिए मैं मेरी सोच अलग है। मैं आपके जो कैमरे पे है वो इरफान है जो जन संघर्षों की कोख से जन्मा है और उसकी अपनी सोच है। आप 1000 बार कीजिए, रटता है, रिपीट करता है, उनसे तो ठीक हो जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। सही बात। तो मैं फिर आपकी लाइन से कविता और बात सुन लीजिए। मैं आपके पास जाता हूँ, मैं दीन दुखी और निर्धन के पास जाता हूँ, मैं किसी विधायक और एमपी के पास नहीं जाता। काफिर हूँ, सरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। एहतराम ए हजरत ए इंसान, मेरा दीन बेदीन हो गया हूँ, मैं सभी दीनों को मानने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, अब हद से बढ़ रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं ठीक सोचता हूँ, ये कोई हद है मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ, मुझे मार दीजिए। जिंदा रहा तो करता रहूँगा प्यार, साफ साफ दे रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इरफान जी के ख़त्म होते ही यहाँ पर इन्हीं के बीच आप बड़े हैं। ये सब मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये परिवार के लोग हैं मेरे, हमारा। अब देखिए, मैं इनके बीच में रहता हूँ, कितना प्यार हो, हम सब प्यार, हम राजनीति मतलब हम अन्याय के विरोधी हैं। क्या बोलेंगे इरफान? देख लीजिए, ये मेरे परिवार के लोग हैं। कुछ लोगों के लिए मतलब इरफान कैसे जियोगे, इरफान कैसे बोलोगे, देख लीजिए। सबने देखा कैमरे में क्या है। यही एक खूबसूरत भारत है जो अभी कुछ वक्त या कुछ सालों में थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, लेकिन इसी खूबसूरत भारत में हम भी पले हैं, इरफान भी पले हैं, और हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही खूबसूरत भारत, हाँ, जहाँ सब मिलजुल के रहे। देख लिया आपने, देखा मैं दुनिया मेरे लिए क्या सोचते पता नहीं। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ अनेकता में भी एकता है। हम अन्याय का विरोध करते हैं, किसी व्यक्ति का या पार्टी का नहीं। जुल्म का विरोध करते हैं, करते रहेंगे। आज ये है, कल कोई और होगा। ये तस्वीर बहुत बड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हम लोगों ने आपसे एकदम सीधी बात कराई, बिना कोई लाख लपेट, बिना कोई स्क्रिप्ट के। कोई स्क्रिप्ट भी नहीं थी, कोई क्वेश्चन भी तैयार नहीं थे। हम ऐसे ही आए, ऐसे ही फ़ोन किया, आ गए। हमें लगा कि नहीं पहुंच पाएंगे, सुबह से बारिश था। 9:30 बजे से हम लोग प्रीत विहार से चले थे, यहाँ 12:30 बजे पहुँचे और इरफान साहब बिजी थे और इनसे हमने पहले ही सवाल पूछे। उम्मीद है कि हमने ईमानदारी से सवाल पूछे। हाँ, इन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया, ये हमें मालूम है। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कि मैं ऐसा भारत चाहता हूँ, मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ शोषण ना हो, करप्शन ना हो, नशा ना हो, सांप्रदायिकता ना हो, हिंसात्मक सोच ना हो, हिंसात्मक विचार ना हो। तो यही इसीलिए है कि देश में कहीं भी किसी भी कोने में कोई व्यक्ति इसलिए ना मारा जाए कि उसकी कोई विशेष धार्मिक पहचान है। एहतराम ए हजरत ए इंसान, मेरा दीन बेदीन हो गया हूँ, मैं सभी दीनों को मानने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, अब हद से बढ़ रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं ठीक सोचता हूँ, ये कोई हद है मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ, मुझे मार दीजिए। जिंदा रहा तो करता रहूँगा प्यार, साफ साफ दे रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। कि मैं ऐसा भारत चाहता हूँ, मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ शोषण ना हो, करप्शन ना हो, नशा ना हो, सांप्रदायिकता ना हो, हिंसात्मक सोच ना हो, हिंसात्मक विचार ना हो। तो यही इसीलिए है कि देश में